गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूजीसी नेट हिंदी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी अपना पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत जल्दी हमारे पीवाईक्यू 2020 तक कंप्लीट हो जाएंगे। आज ये हमारा लास्ट पेपर है 2024 का। इसको 31 से 60 क्वेश्चन तक आज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 60 to 90 क्वेश्चन करेंगे, तो कल हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, और अगर मुझे आज टाइम रहा तो मैं आज ये पूरा 90 तक आपको करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 31, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिना दुख के सब निस्तार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? तो यह जो आपका लाइन है, यह पंक्ति आपकी रचित है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। ठीक है, और किस कविता से ली गई है? ये आपकी ली गई है परिवर्तन कविता से। नेक्स्ट टाइम आपको ये स्टेटमेंट कथन वाले मिलान वाले में मिलेगा और पूछा जाएगा कि ये कथन किस कविता से संबंधित है, तो आपका संबंधित है परिवर्तन कविता से, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है और 1924 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, रोला छंद में लिखी गई है। परिवर्तन कविता का छंद याद रखिएगा, किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में यह लिखी गई है और पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, पंत की अन्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद आदि। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती 1912 में आती है, हमारे सिलेबस की रचना है। पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, किसान, गुरुकुल, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया, उर्मिला आदि। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। रश्मिरथी बहुत अच्छी रचना है, ये भी हमारे सिलेबस में है। उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, रश्मिलोक आदि। ठीक, नागार्जुन, ये इनकी भी कुछ रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। हजार हजार बाहू वाली, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, युग धारा, इस गुब्बारे की छाया में, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस, भूमिजा, अकाल दर्शन इनकी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? बताना ये एक क्वेश्चन में कि महादेवी वर्मा ने जो निबंध लिखे हैं उनमें से किस निबंध का जो केंद्रीय शक्ति मतलब केंद्रीय विषय है वो स्त्री मुक्ति है। तो ये श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, 1942 में आता है, 1942 में श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इनकी रचनाएं, गद्य रचनाएं देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। विवेचनात्मक गद्य, महादेवी वर्मा की रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है। भारतीय संस्कृति के स्वर, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता संकल्पिता संदा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सत्य के साथी, मेरा परिवार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही ये सारी रचनाएं हैं और इनके प्रकाशन वर्ष हम देखेंगे सीधे। सबसे पहले लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923 में। गोस्वामी तुलसीदास रचना किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं 1924 में। भ्रमर गीत सार ये भी लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल 1925 में। हिंदी साहित्य का इतिहास द फेमस, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका कोर बुक है इस तैयारी के लिए, जो आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास पे, हिंदी साहित्य में आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित करता है। 1929 में लिखते हैं। रश्मिमांसा 1949। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त हुई? ये प्रश्न आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से संबंधित है। इसमें मिश्र बंधु विनोद यानी कि मिश्र बंधु ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ठीक है, इन तीनों
ने एक बुक लिखी है जिसको मिश्र बंधु विनोद के नाम से प्रकाशित हुई है और यह आपकी प्रकाशित हुई है 4 खंडों में। ठीक है, पहले 3 भाग का इसका प्रकाशन 1913 में होता है, 1913 में, और इसका चौथा भाग प्रकाशित होता है 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं? कौन से पात्र कोसी की घटवार कहानी के हैं? देखते हैं। रजुआ, लक्ष्मा, बहादुर, धर्म सिंह, गुसाई। तो इसमें कोसी की घटवार कहानी के जो पात्र हैं वो कौन से हैं? लक्ष्मा एक आपका कोसी की घटवार से संबंधित है। हवलदार धर्म सिंह का एक उल्लेख होता है और गुसाई। ठीक है, ये आपके 3 जो पात्र हैं ये कोसी के घटवार कहानी से संबंधित है। कोसी के घटवार शेखर जोशी की कहानी है, 1958 में यह प्रकाशित होती है और पहाड़ी परिवेश से संबंधित यह आपकी कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, 1974 का ये नाटक है और इस नाटक में आपको बहुत सारे गीत मिलते हैं, बहुत गीत हैं और इसमें आपको क्रम से सारे गीत पता होने चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले वंदना आती है, हे संकट मोचू बना दे हमको घोचू, क्योंकि ये व्यंग करके लिखा गया है तो इसमें शब्दावली कुछ इसी प्रकार की प्रयोग की गई है। सेकंड आता है युगल गीत, जा तेरी मेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी। फिर आता है थर्ड डंडा गीत, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा। फिर आता है पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक जय है जय जय बकरी माता। नेक्स्ट आता है समूह ज्ञान, बकरी मैया तोरे चरणन अर्जु करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्जु करूं। नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो कैसे पूछा जाएगा? आपको जैसे कि प्रश्न दे दिया गया, बकरी मैया तोरे चरणन अर्जु करूं, ठीक है, पूछा जाएगा कि ये जो आपका गीत है ये कैसा, किस प्रकार का गीत है, तो ये आपका समूह गायन है। ऐसे आपको युगल गीत पूछ लेंगे। ठीक है, डंडा ऊंचा रहे हमारा, ये आपका डंडा गीत है क्योंकि वहाँ पे मेंशन है तो आपसे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? करीमुद्दीन आपका परिंदे कहानी का पात्र है। ठीक है, हॉस्टल में ये काम करता है, जो सब रख रखाव का काम करता है हॉस्टल में, तो ये कौन करता है? परिंदे कहानी का करीमुद्दीन करता है। परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। 1958 में, ये 57 1957 में आपकी ये कहानी प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके कहानी संग्रह, अगर परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1960, तो इसके लिए 1957 और 1960 दोनों आपके प्रकाशन वर्ष चलते हैं। ठीक है, निर्मल वर्मा की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983 आदि निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं। दुनिया का अनमोल रतन ये आपकी प्रेमचंद की कहानी है, ये भी हमारे सिलेबस की कहानी है। गैंग्रीन ये अज्ञे जी द्वारा रचित कहानी है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे। अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अंधा युग जब हम नाटक पढ़ते हैं, धर्मवीर भारती ने ये नाटक लिखा है, 1955 में ये नाटक आपका प्रकाशित होता है और इस नाटक में आपके 5 अंक आते हैं। ठीक है, तो 5 अंक उसमें वो आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले होता है पशु का उदय। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट, इसमें आपके टोटल 6 अंक हैं। कौरव नगरी यहाँ पे दिया नहीं है। दूसरा अंक आपका कौरव नगरी है। तीसरा अंक है आपका अश्वत्थामा का अर्धसत्य। चौथा अंक है गांधारी का शाप और 5वां अंक है प्रभु की मृत्यु। तो बी आपका आएगा लास्ट में। ये पंख, पहिए और पट्टियां, ये अंतराल आता है दूसरे और तीसरे और चौथे अंक के मध्य में। ठीक, तो एक बार इसके हम सारे देख लेते हैं, यहाँ पे सारे दिए नहीं। पशु का उदय, उसके बाद दूसरा आपका है कौरव नगरी, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर आपका आएगा ये चौथे और तीसरे अंक के बीच में पंख, पहिए और पट्टियां, ये अंतराल आता है। फिर आपका चौथा अंक है गांधारी का श्राप, 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या और ये फिर आता है समापन के तौर पे प्रभु की मृत्यु। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। एक चीज और ध्यान रखना कि जो अंधा युग आपका नाटक है, ये महाभारत युद्ध का जो अंतिम दिन है उसकी संध्या से लेकर प्रभु की मृत्यु तक का इसमें वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, अच्छा लाइन है, देखते हैं इसको किसका है ये कथन। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। ठीक है, जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। जैसे कि अगर हम 1936 में जो हमारा गोदान लिखा गया है प्रेमचंद्र द्वारा, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उस समय के जो किसानों की दशा थी, किसानों की दशा का वर्णन किया गया है। तो किसानों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या जाएंगे, वहाँ किसानों की सामाजिक अवस्था में देखनी है तो हम साहित्य देखेंगे ना। साहित्य आपका ना समाज का आईना है। साहित्य ठीक वैसा ही लिखा जाता है जो समाज में चल रहा होता है। चाहे आप स्त्री विमर्श पे पढ़ लो, चाहे आप दलित साहित्य पढ़ लो, सबने अपनी अपनी व्यथा जो भोगा है, अपना भोगा हुआ यथार्थ ही साहित्य में शब्दों के रूप में पिरोया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। वही चीज बोल रहे हैं ना कि हम अपना यथार्थ ही लिखते हैं, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये उपन्यास है सारे के सारे, इनको प्रथम से मतलब पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले आता है आपका अलका उपन्यास, 1933 में आता है ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह उपन्यास। ठीक है, फिर आपका आता है चित्रलेखा 1934 में, भगवती चरण वर्मा जी का यह उपन्यास है। फिर आता है आपका विराट की पद्मिनी 1936 में, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। राम रहीम 1936 में आता है, राधिका रमन प्रसाद सिंह का यह उपन्यास है। विस्मृति के गर्भ में ये आपका रचित है 1946 में राहुल शंकरतायन द्वारा। इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा। राहुल शंकरतायन यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, राहुल शंकरतायन का क्या है, विस्मृति के गर्भ में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब इसके लिए आपको इन देखते हैं, चलो इनके राइटर भी आपको पता होने चाहिए। राइटर इनके किस ईयर से संबंधित है तो उस हिसाब से आप इसको लगा लोगे सीक्वेंस में। सबसे पहले आपका आता है काव्य अलंकार, 6वीं शताब्दी में भामा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट आता है धन्यलोक लोचन, 10वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त। फिर काव्य प्रकाश मम्मट, 11वीं शताब्दी से संबंधित है। देन आता है आपका साहित्य दर्पण, ये आपके 14वीं शताब्दी से संबंधित है, विश्वनाथ का ये आपका ग्रंथ है। फिर रस गंगाधार, 17वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा है, 4 खंडों में उन्होंने प्रकाशित करी है, अपनी जीवनी वो लिखते हैं। पहला खंड इनका आता है क्या भूलूं क्या याद करूं के नाम से 1969 में। द्वितीय खंड इनका आता है नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। तृतीय खंड आता है बसेरे से दूर 1978 में। चतुर्थ खंड आता है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। चारों खंड इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, आगे भी ये पूछे जाएंगे। तो अब इससे संबंधित जो आपका क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है, इससे संबंधित आपके पात्र कौन कौन से हैं। तो एक तो प्रताप नारायण पात्र है, सुरसती पात्र है और राधा, ये 3 पात्र आपके इस आत्मकथा से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संवाद है और चरित्र है, इनको आपस में आपको मिलाना है। धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या सौंदर्य बल पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। ठीक है। सुख, जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, इसको हम देखेंगे सीधे। हाँ, तो ए स्टेटमेंट आपका ये है देवसेना का कथन। ठीक है। फिर बी स्टेटमेंट, जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा, यह शमन का कथन है। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है, ये आपका धातु सेन का कथन है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं, ये कथन है विजया का। ठीक, ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपको आगे वन लाइनर में मिलेंगे। चारों अच्छे से इनको याद कर लेना कि कौन सा कथन किसने कहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? पहले राजभाषा आयोग का गठन होता है 1955 में। ठीक, और ये इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं, किसकी अध्यक्षता में इसका गठन होता है? तो बाल गंगाधर खेर या फिर बीजी खेर के अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन होता है। आयोग में टोटल 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं और उनको आपको आपस में मिलाना है। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए, तो ये होगा आपका आरी। आरी से अगर आपने लकड़ी कभी काटी है तो आपको पता होगा, और लकड़ी से भी आप इसको देख सकते हो कि दर्पण चना और दिए की बत्ती तो नहीं होगी, आरी ही आपका होगा। अर्थ जो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, तो ये आपका हो जाएगा दर्पण, आईना। ठीक, एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी। जब आप दिया बनाते हो तो उसमें जो आपका मिट्टी का दिया होता है उसमें आप तेल भरते हो और उसमें आप रुई की बाती लगाते हो, तो वो नीचे से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर दिया जलता है। तो उसके लिए लिखा कि एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी, दिए की बत्ती। मीरा रहे तो नर रहे, अलग हो तो नार, सोने का सा रंग कोई चतुरा करे विचार। तो ये हो जाएगा आपका चना। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ गलत दिया है क्या? एक मिनट। ए आपका फोर्थ हो जाएगा, बी हो जाएगा 1, सी थर्ड और डी सेकंड। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, आंसर जो मैंने बताया है वही सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46, चकित चकत्ता चौंक चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहशत चितय चाहि कर सती है, बिलख बदन बिलकत विजयपुरपति, फिरत फिरंगिन की नारी फरकत है। ठीक, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां आपके कवि भूषण की हैं। अगली बार ये आपको मिलान वाले प्रश्न में मिलेगा, तो इसको याद कर लेना या इसको नोट कर लेना। भूषण की कुछ रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बारनी और छत्रसाल दशक। ठीक है। मद्रान की रचनाएं देख लो, ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्ष्मण श्रृंगार। ये जो मैं बोलती हूँ ये रचनाएं देख लो, मतलब इनको याद कर लो या इनको नोट कर लो। ठीक है। इसको अगर आप जब नोट्स बनाओ ना तो ऐसे बनाओ, जैसे A4 शीट में लूज में नोट्स बनाओ, उस पे यूनिट 2 का अलग, यूनिट 3 का अलग। मैं बता रही हूँ आपको, जो ये रचनाएं वगैरह आती है सारा आपका यूनिट 2 से रिलेटेड है, तो वहां पे आप हेडिंग डाल के ये आप बार बार लिख लो। इसको जितना बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको याद रहेगा। ठीक है। कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगिनी, नखशिख, संग्राम सार आदि। क्वेश्चन नंबर 47, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? प्रयोगवाद के संबंध में नामवर सिंह के आपको कथन बताने हैं। प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, ए स्टेटमेंट आपका नामवर सिंह का है। देखो, ऐसे क्वेश्चन बेटा तब सॉल्व होंगे जब आप इसके लिए बुक पढ़े होगे। नामवर सिंह की ऑथेंटिक बुक है, वो अगर आपने पढ़ी है तभी आप इस प्रकार के प्रश्न कर पाओगे।
या फिर आपने इतना पीवाईक्यू पे कमांड कर लिया, अलग अलग स्टेट के टीजीटी पीजीटी जितना भी हिंदी से रिलेटेड पेपर होता है सब आपने सॉल्व किया है, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट आपका नामवर सिंह का है। फिर आपका जो स्टेटमेंट सी है, कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये भी आपका नामवर सिंह का कथन है। बी, प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये भी आपका, ये तीनों कथन आपके नामवर सिंह के हैं। तो इन तीनों कथन को याद रखना, नोट कर लेना कि ये नामवर सिंह के कथन है। अगली बार ये आपसे वन लाइनर में पूछा जाएगा कि नामवर सिंह का कथन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता है। कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले के बाद क्रम में लगाइए। अकाल और उसके बाद कुल मिलाकर 8 लाइन की कविता है ये नागार्जुन की। ठीक है, तो इसमें इसकी कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके पास, ऐसे करके इसकी लाइन है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक रही चूहों की भी हालत शिकस्त, फिर दाने आए घर के भीतर, ऐसे कौवे ने खजुआई पाखे कई दिनों बाद, मतलब कई दिनों बाद ऐसे करके अकाल जब पड़ा था उस समय नागार्जुन ने लिखा है। सबसे पहले कौन आया था? चक्की, कई दिनों तक चक्की रोया, चूल्हा रोया चक्की रही उदास, फिर कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। डी ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। ठीक है, नागार्जुन की कुछ बहुत छोटी छोटी मतलब कविताएं हैं, देख लेते हैं। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, तुमने कहा था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये सारी की सारी रचनाएं आपकी रामविलास शर्मा की है। पहले तो ये नोट कर लेना, ये याद कर लेना, फिर इसके प्रकाशन वर्ष याद कर लेना। नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर पूछी जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि दोबारा नहीं पूछी जाएगी, तो याद कर लेना इसको। सबसे पहले आएगी आपकी भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, 1942 में ये आती है आपकी। फिर आपकी सेकंड आएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपका आता है 1953 में। फिर आपका आएगा भाषा और समाज, 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका निराला की साहित्य साधना भाग 2, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है, 1972 में। ठीक है, 1972 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 1977, और ये भी आपकी रचना है रामविलास शर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कुछ विद्रोह की बात करी गई है, उनको आपको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्रम वाले क्वेश्चन एनडीए भर भर के पूछता है, तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अपना दिमाग खोल के पढ़ो हर चीज को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा सन्यासी विद्रोह, फिर आएगा आपका रामसो विद्रोह, फिर आएगा सावंतवाड़ी विद्रोह, फिर आएगा संताल विद्रोह, फिर लास्ट में आएगा केरल में किसान विद्रोह। ठीक है, सबका प्रकाशन वर्ष देख लो। अगली बार हो सकता है इसका प्रकाशन वर्ष पूछ ले किसी एक का रैंडम, या फिर आपसे इसमें मिलान करने को पूछ लें। तो सन्यासी विद्रोह होता है 1776 में, रामसो विद्रोह होता है 1822 में, सावंतवाड़ी विद्रोह होता है 1844 में, संताल विद्रोह होता है 1855 में, और केरल में किसान विद्रोह होता है 1921 में। ठीक है, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या है? तो तमस उपन्यास में एक फेरी वाला आता है जिसका नाम इत्र फरोश होता है, उसे उसके ऊपर एक व्यक्ति हमला कर देता है, उसे घायल कर देता है, तो जो व्यक्ति उस पर हमला करता है उसका नाम क्या होता है? इंद्र। ठीक है, तमस भीष्म कहानी का उपन्यास है, 1973 में ये प्रकाशित हुआ है, विभाजन की विभीषिका से संबंधित उपन्यास है, और इसे 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, विज्ञान और कविता के संबंध पर
किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है विज्ञान और कविता के संबंध में? तो विज्ञान और कविता के संबंध में अगर आपको साइंस एंड पोएट्री ये बुक का नाम पता होता, ठीक, तो ये आप आराम से निकाल ले जाते हैं आंसर। आइए रिचर्ड्स की ये बुक है। आइए रिचर्ड से कुछ अन्य पुस्तकें भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये भी बहुत बार पूछी गई है। साइंस एंड पोएट्री, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, बियॉन्ड, बियॉन्ड का एक आध बार पूछी गई है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53, पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बना ढाक, किम के भेंटो कंत तुम न मोहि पावना पाक। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया आता है? पद्मावती, जो पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने 1540 में, उन्होंने इसको कई मासों 13 महीनों का 12 मासा का प्रयोग किया है, तो 12 महीनों का उल्लेख करके पूरी रचना को लिखा है। तो अंत में इसमें आपका जो आता है वो आपके अंत में सावन मास का वर्णन होता है। कौन से? सावन महीने का वर्णन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये चीज देख लो कि पद्मावत आपका मसनवी शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। ठीक है, एक लाइन से 3 पॉइंट हमें मिल रहा है। मसनवी शैली में लिखा गया है और प्रबंध काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का आरंभ किया था। हिंदी दीप्ति प्रकाश के आपके संपादक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। ठीक है, आपके आर्य दर्पण के संपादक हैं मुंशी बख्तावर सिंह और देश हितैषी के संपादक हैं मुंशी मुन्नालाल वर्मा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। उपन्यासकार और उपन्यास को आपस में मिलाना है। तो इलाचंद जोशी का उपन्यास है निर्वासित, यशपाल का उपन्यास है मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है आखिरी दांव और गुलशेर खां सानी का उपन्यास है सांप और सीढ़ी। ये इम्पोर्टेंट है, पहली बार ये पूछा गया है, अगली बार ये फिर रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। तो बाणभट्ट की जो आपकी आत्मकथा है उसके पात्र आपको बताने हैं। एक तो आपका पात्र है इसमें लोरिक देव। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ठीक है, हाँ, लोरिक देव इसके पात्र हैं। उसके बाद में कुमार कृष्णवर्धन इसके पात्र हैं और विरति विजय, ये 3 पात्र आपके संबंधित हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। ठीक है, द्विवेदी जी के कुछ अन्य उपन्यास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भूल गलती आपकी मुक्ति बोध की कविता है, तो उसमें आपके कुछ जो लंबी कविता है इसमें लाइन आती है उसको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसको हम डायरेक्ट आंसर पे देखेंगे। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कर, समूचे जिस्म पर लगकर, वह कैद कर लाया गया ईमान, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58। अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की गई है? तो यह की गई है आपके अभिनव गुप्त से। ठीक, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक आपका अभी पूछा गया और एक आपका शायद 25 में शायद आपका पूछा गया है वापस से 1 लाइनर में। तो देख रहे हो आप ये वाक्य कैसे रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का प्रकाशित होता है 1931 में। ठीक है, तो शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये आपका चाणक्य का कथन है। बी ऑप्शन चाणक्य का कथन है।
अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है या भारत मानवता की जन्मभूमि है? आगे देखते हैं इसमें। एक ऑप्शन आपका कट गया, बी बी बी। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की स्थिति में रहता है। मोस्ट रिपीटेड स्टेटमेंट है ये चाणक्य का चंद्रगुप्त द्वारा। डी स्टेटमेंट भी आपका चाणक्य का है, तो बी और डी आपका एक ही ऑप्शन में एक साथ है। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये भी आपका चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त नाटक में। और चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। ये आपका अभी 2026 की पीवाईक्यू में पूछा गया है, मतलब जब अभी 26 वाला पेपर हुआ है जो लेटेस्ट, उसमें ही पूछा गया है। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त को 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया था। ये जो पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट अपने बना लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। ओ महान मार्गदर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास या कवितांश किसने किसके बारे में लिखा है? पहली बात तो ये याद रखना, ये लाइन किस उपन्यास से संबंधित है, तो ये लाइन आपकी संबंधित है मैला आंचल उपन्यास से, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में प्रकाशित किया है, और यह आपका आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, नेमीचंद जैन ने इस पर समीक्षा भी करी है कि आंचलिक उपन्यास एक नई दिशा के नाम से मैला आंचल को लेकर ये लिखा है चिंगारी जी ने लक्ष्मी के बारे में। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज ये 60 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, उसके बाद हम कंटेंट वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2023 से 2020 तक के पीवाईक्यू हम बाद में करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।